बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कस करने जा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस ऑर्गन की बात कर रही हूँ वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जिसको हम लोग बकल कैविटी का भी नाम देते हैं। ओरल कैविटी के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। कौन सी डाइजेशन स्टार्ट होती है? मैकेनिकल डाइजेशन। और ये मैकेनिकल डाइजेशन बेसिकली टीथ की मदद से होती है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के जो टीथ है वो खुराक को क्या करते हैं, उसको बेसिकली उसको जो है ना स्मॉलर पीसीज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फूड को ग्राइंड करते हैं। फूड कहाँ पहुँचती है? जब ओरल कैविटी में पहुँचती है तो उसके नतीजे में एक नर्वस रिफ्लेक्स जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। नर्वस रिफ्लेक्स बेसिकली एक सिग्नल है जिसकी मदद से सिलेवरी ग्लैंड्स जो है ना सिक्रिएट करते हैं एक सलेवा को। सलेवा के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो है ना न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। वाटर है, साल्ट है, इसके अलावा जो है ना वाटर, साल्ट, म्यूकस एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटेड डाइजेस्टिव इंजाइम जो है ना इस सलेवा के अंदर मौजूद होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नर्वस रिफ्लेक्स उस वक़्त ही प्रोड्यूस हो ओरल कैविटी में जब फूड मौजूद हो ओरल कैविटी में, बल्कि नर्वस रिफ्लेक्स की मदद से सलेवा उस वक़्त भी सीक्रेट होता है जब हमारे माउथ के अंदर जो है वो खुराक अवेलेबल नहीं होती। ये इस वजह से होता है, या तो ये एक लर्न एसोसिएशन है। ये बेसिकली क्या है? एक लर्न एसोसिएशन है। इसकी एक दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि या तो दिन का ये वो टाइम होगा जिसमें जो है वो कोई भी मैमल जो है अपनी खुराक को हासिल करता है। दूसरा ये कि बेसिकली एक जो है ना ये खुशबू की वजह से भी हो सकता है कि किसी भी अच्छी फूड की खुशबू आई है तो उसकी वजह से ये जो स्लेवा ना वो प्रोड्यूस्ड हुआ है। क्लियर है ये चीज़? ये बेसिकली क्या है? एक लर्न एसोसिएशन है ईटिंग एंड द डे एंड द टाइम ऑफ द डे। मजीद बात करते हैं सलेवा की। सलेवा से जो है ना केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होगी। सलेवा की वजह से क्या होगी? केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होगी। मुख्तलिफ तरह के इंजाइम्स जैसे कि इंजाइम्स अमाइलेज कहाँ से सीक्रेट होगा? सलेवा से। इसका मकसद ये कि इसने हाइड्रोलाइज करना है स्टार्च को और ग्लाइकोजन को स्मॉलर पॉलीसेक्राइड में और डाइसेक्राइड माल्टोज के अंदर। क्लियर है? अब मजीद ये कि म्यूकस के जरिए भी ना जो बहुत सारी जो है ना वो प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है ना वो सलेवा परफॉर्म करता है। सलेवा की वजह से क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिल जाता है म्यूकस से। मच ऑफ द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ सलेवा, बहुत ज़्यादा सलेवा का जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो म्यूकस की मदद से मिलता है। म्यूकस को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये एक विस्कस मिक्सचर है। किस चीज़ का विस्कस मिक्सचर है? इसके अंदर साल्ट, वाटर, स्लिपरी ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि स्लिपरी ग्लाइकोप्रोटीन से मुराद ये है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। इन सबको हम लोग म्यूसिन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? म्यूसिन का। म्यूकस सलेवा के अंदर जो म्यूकस होता है इसने क्या करना होता है? माउथ की जो लाइनिंग है ना, माउथ की लाइनिंग को एब्रेशन से बनाना है। ठीक है? किससे बचाना है? कि इसके अंदर कोई भी जो है ना वो नुकसान ना हो। ठीक है? दूसरा ये कि इसने फूड को लुब्रिकेशन करनी है। फूड की क्या करनी है? लुब्रिकेट करना है। साथ साथ एडिशनल कंपोनेंट जो होते हैं ना सलेवा के अंदर, उसने उसने बफर का फंक्शन है जो कि बेसिकली प्रिवेंट करता है कि जो दांत है ना उसका डिके ना हो, क्योंकि फूड के अंदर क्या मौजूद है? थोड़ा बहुत एसिड मौजूद है और इस एसिड की मदद से खुराक जो है ना दांत उसके अंदर कोई भी जो है ना खराबी पैदा ना हो। दांतों की हिफाजत करनी है एसिड से। मजीद ये कि एडिशनल कंपोनेंट जो है सलेवा में एंटी माइक्रोबाइल एजेंट्स भी हैं। क्या मौजूद है? एंटी माइक्रोबाइल एजेंट्स जैसे कि लाइसोसोम है। अब जिसकी मदद से जो है ना बैक्टीरिया के खिलाफ जो है ना हिफाजत होगी, वो बैक्टीरिया जो कि माउथ में एंटर हो चुके हैं खुराक के जरिए। क्लियर है? मैंने बताया कि म्यूसिन है, उसका भी बहुत अहम फंक्शन है। ठीक है? नेक्स्ट मैंने बताया कि इसने क्या करने हैं? एंटी माइक्रोबाइल एजेंट के तौर पर काम करना है और साथ साथ बफर के तौर पर सलेवा ने काम करना है। बफर सलेवा एक्ट एज अ बफर एज वेल एज एंटी माइक्रोबाइल एजेंट। मच अब मजीद ये कि जो ना इंजेक्शन मटेरियल
मजीद उसमें ना फर्दर पैसेज होगा। फूड अराइव्स करती है जब ओरल कैविटी के अंदर, तो टंग जो है ना क्रिटिकल रोल प्ले करती है ताकि जो फूड है ना वो प्रोसेस्ड हो सके फर्दर। क्लियर? जैसे ही फूड जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि उसको चबा लिया जाता है, फूड को क्या किया जाता है, चबा लिया जाता है, तो इसकी मदद से जो है ना एक शेप मिलती है, एक क्या मिलती है, एक बोलस फॉर्म होता है। बोलस क्या है जी, यानी कि मेस्टिकेशन के नतीजे में, आफ्टर मेस्टिकेशन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आफ्टर मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन के बाद, मेस्टिकेशन हो गई है, उसको चबा लिया गया खुराक को। अब क्या हुआ जी, एक जुज़वी तौर पर, पार्टली डाइजेस्टेड स्लाइमी फूड मैस रोल्ड हुआ है, किसमें रोल हुआ है, एक स्मॉल ओवल लंप के अंदर, जिसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, बोलस का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलस, बोलस को कहते हैं। बोलस क्या है, जुज़वी तौर पर डाइजेस्टिव स्लाइमी फूड मैस है जिसको स्मॉल ओवल लैम्प में क्या किया हुआ है, रोल्ड किया हुआ है, डेट इज दी बोलस। अब क्या किया, इस बोलस को पुश किया जाता है माउथ के पीछे की तरफ, बैक की तरफ, ठीक है, टंग के अमल से, और इसके साथ साथ जो है ना फेरनेक्स के मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि फूड जो है ना वो विंड पाइप के अंदर दाखिल ना हो। अब जब निगल लिया गया है तो टंग ने क्या करना है, मजीद क्या करनी है, हेल्प प्रोवाइड करनी है ताकि जो बोलस है ना वो कहाँ पर पहुंच जाए, ओरल कैविटी से फेरनेक्स तक पहुंच जाए। क्लियर? अब फेरनेक्स जो कि एक थ्रोआउट रीजन है, इसकी बात कर रही हूँ, फेरनेक्स की, जो कि क्या है, एक थ्रोआउट रीजन है। ये देखिए, दिस इज दिस स्ट्रक्चर, ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है, फेरनेक्स का। अब ये जो फेरनेक्स है इसके बेसिकली दो पैसेज वे हैं, दो रास्ते हैं, एक जो पैसेज वे है वो इसोफेगस है और दूसरा है विंड पाइप है। इसोफेगस का जो काम है, इसोफेगस को हम लोग इसोफेगस भी कहते हैं, इसोफेगस ने कनेक्ट करना होता है स्टमक के साथ। इसोफेगस का किसके साथ ताल्लुक है, मैदे के साथ, स्टमक के साथ। और जबकि ट्रेकिया, एक तो हो गई पाइप इसोफेगस, दूसरा था पाइप हमारे पास ट्रेकिया का, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया ने लंग लीड करना है लंग्स तक। क्लियर है? ये दिस इज दिस स्ट्रक्चर। अब जब निगल लेती है ना तो क्या होता है, एक कोरियोग्राफ्ट, यानी कि जिसकी मदद से जो ना फूड जो है वो कहाँ तक पहुंच जाती है, टू कीप फूड फ्रॉम एंटरिंग एंड ब्लॉकिंग द एयर वे। इससे क्या हो जाता है, जो रास्ता है ना नाली का वो बंद हो जाता है और आसानी से जो फूड है ना वो स्टमक तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। अब मजीद ये है कि अगर निगला ना जाए, अगर तो फूड क्या है, स्वेलिंग रिफ्लेक्स फेल हो जाए, तो फूड या फिर लिक्विड वो ट्रेकिया तक पहुंच जाए, जिसकी वजह से चोकिंग होती है, यानी कि ट्रेकिया क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ट्रेकिया क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिससे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ये देखिए, दिस इज दिस स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है, ये बोलस है, ठीक है, फूड का। ये हमारे पास एपिग्लोटिक्स अप्स है, फेरनेक्स है, ग्लोटिक्स है, दिस इज द टू पैसेज। ये आप लोगों को रिप्रेजेंट, एक क्या है, एसोफेजियल है, दूसरा हमारे पास है ट्रेकिया है, जिसको हम लोग विंड पाइप का भी नाम देते हैं। अब मजीद क्या होना है कि फेरनेक्स के लिए कहाँ कहाँ जाना है, इसोफेगस में, ठीक है, और उस वक्त उस ड्यूरेशन में जो ट्रेकिया की जो नाली है वो बंद हो जाएगी ताकि जो खुराक है ना इस ट्रेकिया में ना पहुंचे। और अगर ये रिफ्लेक्स आर्क जो है, यानी कि ये रिफ्लेक्स फेल हो जाता है, तो फूड या फिर लिक्विड वो ट्रेकिया तक पहुंच जाता है, ठीक है, कहाँ तक पहुंच जाता है, ट्रेकिया तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ट्रेकिया ब्लॉकेज हो जाती है और इसके नतीजे में लंग्स एयर फ्लो जो है ना उसमें कमी आती है फेफड़ों तक,
और ये बहुत ही ज़्यादा मुल्हिक है। अगर मटेरियल जो है ना वो दोबारा जो है ना खांसी के ज़रिए जो है ना वो वापस ना आए, माउथ के ज़रिए बाहर ना निकले। ये बेसिकली एक सीरीज़ होती है बैक स्टेप्स की, और फोर्स करता है कि जो डायफ्राम जो है ना उसकी मदद से जो है ना वो खुराक जो है ना वो बाहर निकले। इसोफेगस जो है ना, बेसिकली दिस इज द इसोफेगस। ये इसोफेगस का जो स्ट्रक्चर है, इसके पास सिट्रिएटेड और स्मूथ मसल मौजूद होती है। ये जो सिट्रिएटेड मसल्स है ना, ये बिल्कुल एसोफेगस के टॉप पर मौजूद होते हैं। ये एसोफेगस है ना, इसके टॉप के ऊपर क्या मौजूद है, सिट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स। अब मजीद क्या होना है, ये जो सिट्रिएटेड मसल्स हैं जो कि इसोफेगस के टॉप पर मौजूद है, ये एंड इज एक्टिव ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब निगलने का अमल होता है ना, तो ये सिट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स एक्टिव होते हैं, जबकि सारी की सारी इसोफेगस यानी कि स्मूथ फंक्शंस ये पेरिस्टालिसिस परफॉर्म करना होता है। अब पेरिस्टालिसिस क्या है, जिसकी मदद से एक स्मूथ वे हो सके खुराक का। ये पेरिस्टालिसिस एक डाइजेस्टिव ट्रैक की करेक्टरिस्टिक मूवमेंट है, जिसकी मदद से फूड जो है ना वो मूव करती है अलोंग द कैविटी ऑफ द कनाल। माउथ, इसोफेगस, देन मजीद स्टमक, ठीक है, उसके बाद के रेक्टम, जितनी भी वो पैसेज में जहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है वो सारा का सारा पैसेज में एलिमेंट्री कैनाल ही कहलाता है। ठीक है, पेरिस्टालिसिस कहाँ पे होनी है, इसोफेगस की मदद से होनी है। इसोफेगस की किसकी मदद से, सिट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स की, जो कि बहुत ही एक्टिव है एट द टॉप ऑफ द इसोफेगस। क्लियर है ये चीज है। अब जबकि क्या है जी, स्वेलिंग कहाँ पे हुई है, मैंने पर्सन इज नॉट, जब पर्सन से निगला नहीं जाता तो इसोफेजियल जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये जो इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल ने क्या किया है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसके नतीजे में ये जो एपिग्लॉटिक्स है ना ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, देन ये ग्लॉटिक्स जो है ये ओपन हो जाएगा, जो कि अलो करेगा हवा को कि वो आसानी से जो है ना ट्रेकिया की मदद से लंग्स तक पहुंच जाए। क्लियर है। ये स्वेलिंग रिफ्लेक्स है ना ये ट्रिगर किया जाता है जब बोलस जो है वो कहाँ पहुंचता है, फेरेनेक्स तक। क्लियर। अब ये जो लैरिनेक्स है ना, दिस इज द लैरिनेक्स। लैरिनेक्स अपर पार्ट है रिस्पिरेटरी ट्रैक का। लैरिनेक्स इज अपर पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक। इसकी मदद से मूवमेंट होती है अपवर्ड, ठीक है, और ग्लोटिक्स टिप्स करता है। ये जो ग्लोटिक्स है ना, इसने क्या करना है, ग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स ने कहाँ पे आ जाना है, ग्लोटिक्स के ऊपर। ये जो एपिग्लोटिक्स है कहाँ पे आ जाएगा, ग्लोटिक्स के ऊपर, तो जिसकी मदद से क्या हो जाएगा, ये ग्लोटिक्स जो है वो कवरिंग हो जाएगी, जो प्रिवेंट करेगी कि फूड जो है ना वो ट्रैकिया के अंदर दाखिल ना हो। क्लियर। अब इसोफिजियल स्फिंक्टर रिलैक्स करेंगे, इसमें देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, ये रिलैक्स करेंगे। ये आप लोग वेन देख रहे हैं कि क्या है, रिलैक्स कर रहे हैं, इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स्ड। जब ये स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स करेंगे तो जो बोलस है ना वो एंटर हो जाएगा कहाँ पे, अलो दी बोलस एंटर दी इसोफेजियल। अब जो लैरिनेक्स है ना, बेसिकली अपर पार्ट है रिस्पिरेटरी ट्रैक का। लैरिनेक्स क्या है, अपर पार्ट है रिस्पिरेटरी ट्रैक का, जो कि मूव करेगा अपवर्ड और जो एपिग्लोटिक्स है ना वो टिप कवर करेगी ग्लोटिक्स को। जैसे ही फूड एंटर हो जाती है एसोफेजिस में, अब कहाँ पे फूड एंटर हो चुकी है, एसोफेगस के अंदर। लैरिनेक्स ने मूव करना है डाउन, ये देखिए लैरिनेक्स ने कहा किया है नीचे की तरफ मूव करना है, और इस तरह से जो ब्रीथिंग पैसेज है ना वो ओपन हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एपिग्लोटिक्स अप है, ठीक है, ग्लोटिक्स ये, इसके नतीजे में एपिग्लोटिक्स डाउन हो चुका है, जिसकी मदद से खुराक जो है ना आसानी से एसोफेगस से गुजर रही है, एसोफेगस तक पहुंच रही है। Waves of muscular contraction move the bolus through the esophagus of the stomach। एक बेसिकली जो है वो एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, लगातार रिलैक्सेशन होती है, जिसके रद्द अमल में जो खुराक है वो स्टमक तक पहुंचती है। आप लोग यहाँ पे दी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखिए
ये स्ट्रक्चर है। एपिग्लोटिक्स अप है, ठीक है, आसानी से सांस भी लिया जा रहा है। मजीद ये कि रिलैक्स मसल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मसल्स हैं, यहाँ पे रिलैक्स मसल्स हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मसल्स हैं। रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट पेरिस्टालिसिस हो रही है, जिसके रद्द अमल में स्टमक तक जो है वो खुराक पहुंच चुकी है। स्मूथ मसल ने किसमें काम किया है? पेरिस्टालिसिस में। क्लियर है? बहुत ज्यादा मिसाल के तौर पर फिश है ना, उनके पास लंग्स मौजूद नहीं होती, ठीक है, लेकिन उनके पास बहुत लंबी जो है ना वो इसोफेगस का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इट विल, ये ज्यादा हैरानकुन बात नहीं है। अगर हम लोग जिराफ की बात करें ना तो उसके पास भी बहुत लंबी जो है ना इसोफेगस मौजूद होती है। फिश के पास वेरी शॉर्ट इसोफेगस, फिश के पास जो है ना बहुत छोटी इसोफेगस होती है, कोई लंग्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। जबकि जिराफ की अगर बात करें तो उसके पास क्या है? बहुत लंबी इसोफेगस मौजूद होती है। क्लियर है? अब मैं मजीद बात करती हूँ कि स्टमक के अंदर किस तरह से डाइजेशन होती है। डाइजेशन इन द स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक, उसके हवाले से हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया ना। अब खुराक कहाँ पहुंच गई है? स्टमक के अंदर। डाइजेशन इन स्टमक, कि किस तरह से जो है ना मैदे के अंदर डाइजेशन होती है। स्टमक जो है ना बेसिकली ये डायाफ्राम से नीचे मौजूद होता है। डायाफ्राम एक पर्दा है एब्डोमेन का और चेस्ट के दरमियान एक जो है ना वो रास्ता है, ठीक है। स्टमक कहाँ मौजूद होता है? जस्ट बिलो द डायाफ्राम। स्टमक इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायाफ्राम। क्लियर है? फूड को स्टोर किया जाता है इसमें, ठीक है, और इस तरह से जो है ना इसमें प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर फोल्ड मौजूद होते हैं, इलास्टिक वॉल मौजूद होती है। ये जो ऑर्गन है वो स्ट्रेच करता है इस तरह से कि इसके पास जो 2 लीटर ऑफ फूड और फ्लूइड मौजूद होता है। इसके पास क्या मौजूद होता है? 2 लीटर फ्लूइड प्लस फूड मौजूद होती है। स्टमक के पास जो डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, इसके पास क्या मौजूद होता है? फ्लूइड मौजूद होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना ये मिक्स हो जाएगा फूड के साथ, इसके साथ मिक्स हो जाएगा, फूड के साथ इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, जिसके नतीजे में हम एक चर्निंग एक्शन प्रोड्यूस होगा। इसके नतीजे में क्या होगा? एक चर्निंग यानी कि मिक्सिंग होगी, चर्निंग एक्शन। अब ये जो मिक्सिंग है ना इंजेस्टेड फूड की और इंजेस्टेड फूड की और डाइजेस्टिव जूस की, तो इसको हम लोग काइम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? काइम। क्लियर है? अब मजीद हम लोग देखते हैं कि केमिकल डाइजेशन किस तरह से स्टमक के अंदर होती है। केमिकल डाइजेशन, डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर किस तरह से डाइजेशन होती है। स्टमक बेसिकली मैंने बताया कि बिल्कुल डायफ्राम के नीचे मौजूद होता है। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। गैस्ट्रिक जूस के क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मदद से केमिकल डाइजेशन होती है। एक तो है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 कंपोनेंट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या करना होता है? इसने डिस्टर्ब करना होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? इससे क्या करना होता है? डिस्टर्ब करना होता है, डिस्टर्ब करना होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, ठीक है। और बाइंड करना होता है सेल्स को एक दूसरे के साथ मीट में, एज वेल एज बाइंड सेल्स टूगेदर। इसमें मीट में, इसमें मिलाना होता है मीट में एज वेल एज इन द प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल।
एक्स्ट्रा HCl का क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है कि इसने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या करना होता है, डिस्टर्ब करना होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, HCl की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच है ना वो तकरीबन 2 है, कितनी है, 2 है। गैस्ट्रिक जूस की कितनी पीएच है, 2 है। अब क्या है, बेसिकली इतना ज्यादा एसिडिक है, तो इस वजह से क्या होगा, एसिडिटी इतनी ज्यादा है कि जो आयरन नेल्स है ना वो डिसॉल्व हो जाए, इस तरह से बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जो है ना वो किल कर जाते हैं। अब क्या होगा, लो पीएच होगी जो कि डीनेचर करेगी फूड को, क्या करेगी, डीनेचर करेगी प्रोटीन की, फूड, उस प्रोटीन को जो कि फूड के अंदर मौजूद है। लो पीएच तो क्या काम है, इसने क्या करना है, डीनेचर करना है, डी नेचर करना है, किसको डीनेचर करना है, प्रोटीन को, और वो प्रोटीन जो कि खुराक के अंदर मौजूद है। अब मजीद ये कि इस जो रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना सेकंड कंपार्टमेंट जो कि गैस्ट्रिक जूस है, एक प्रोटीएस, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको हम लोग पेप्सिन का नाम देते हैं, क्लियर है, इसका नाम देते हैं, पेप्सिन का नाम देते हैं। अब जबकि फूड के अंदर प्रोटीन के की क्या होंगे, इनफोल्ड हो चुकी है, जब इनफोल्ड प्रोटीन हो चुकी है तो इसका जो है ना सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जिसके नतीजे में जो है ना बॉन्ड्स जो है ना वो आसानी के साथ जो है ना गैस्ट्रिक जूस के ज़रिए जो है ना वो जो है ना डिस्क्लोज हो चुके हैं। एक प्रोटीएस यानी कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको उनका नाम है पेप्सिन, इसका क्या नाम है, पेप्सिन, पेप्सिन, इसकी वजह से क्या हुई है, प्रोटीन की डाइजेशन होती है, प्रोटीन की डाइजेशन होती है। बहुत ज़्यादा इंजाइम्स जैसे कि पेप्सिन ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वर्क बेस्ट, हमेशा जो है ना पेप्सिन के लिए जो है ना पर्टिकुलर पीएच ही चाहिए होती है। अब पेप्टाइड बॉन्ड जैसे कि टूट चुके हैं, इसके नतीजे में जो है ना प्रोटीन की क्या हुई है, तोड़फोड़ हुई है स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर। मजीद जो डाइजेशन है ना उसके नतीजे में इंडिविजुअल अमाइनो एसिड जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना वो मौजूद होते हैं। स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन कन्वर्ट हो गई है, मजीद डाइजेशन यानी कि पोलर पॉलीपेप्टाइड से अमाइनो एसिड की जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। अब हमारे पास जो है ना एक सवाल जो है ना वो अराइज होता है, ये क्या होता है, एक सवाल जो है वो हमारे जहन में अराइज होता है, और सवाल वो ये है कि वाई डज नॉट गैस्ट्रिक जूस डिस्ट्रॉय द स्टमक सेल्स। हमने ये कहा कि गैस्ट्रिक जूस की पीएच बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो अब सवाल ये अराइज है कि स्टमक के जो सेल्स हैं वो क्यों नहीं गैस्ट्रिक जूस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सवाल ये है, सवाल दे रही हूँ, वाई डज नॉट गैस्ट्रिक जूस डिस्ट्रॉय द स्टमक cells that make it। हमने ये कहा कि स्टमक के अंदर ही गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, स्टमक के अंदर ही क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। अब गैस्ट्रिक जूस की पीएच बहुत ज़्यादा है, हाईली एसिडिक है, तो ये क्यों नहीं स्टमक के जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो इसका आंसर ये है कि गैस्ट्रिक जूस के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इंग्रेडिएंट्स किसके इंग्रेडिएंट्स, डाइजेस्ट गैस्ट्रिक जूस के, वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ये तब ही रिलीज होता है ल्यूमन के अंदर, until they are released into the lumen। जब ये स्टमक के अंदर रिलीज होता है तो इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो क्या करते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से।
स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं। पेरिटल सेल की बात करते हैं, जिसका काम ये है किसे सीक्रेट करना है, हाइड्रोजन को और क्लोराइड आयंस को। किसको सीक्रेट करना है, हाइड्रोजन को और क्लोराइड आयंस को। मैं आपको यहाँ पे रख देती हूँ। इसकी बात करें हम लोग पेरिटल सेल्स की। पेरिटल सेल, इसे किसको सीक्रेट करना है, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को, ठीक है, और इसके साथ साथ क्लोरीन आयंस को, क्लोराइड आयंस को क्या करना है, सीक्रेट करना है, ताकि किसकी फॉर्मेशन हो सके, HCl की। किसकी फॉर्मेशन हो सके, HCl की। देखिए पेरिटल सेल, जिसको हम लोग ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, इससे क्या सीक्रेट हो रहा है, HCl सीक्रेट हो रहा है। चीफ सेल की बात करते हैं, जो कि रिलीज करते हैं पेप्सिन को इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज करते हैं चीफ सेल। इसके क्या काम है, इसे किसको रिलीज करना है, पेप्सिन को। पेप्सिन को रिलीज करना है किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। और इनएक्टिव फॉर्म को क्या कहते हैं, पेप्सिनोजिन। HCl जो है वो कन्वर्ट करता है, HCl का काम है, इसने कन्वर्ट करना है पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में। पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म, जो कि क्या है, पेप्सिन। ये कैसे करेगा पेप्सिन को कन्वर्ट, इसने क्या करना है, मॉलिक्यूल्स के जो छोटे से पोर्शन है ना, उसको क्लिपिंग कर देना है, जिसकी वजह से एक्टिव जो साइड है ना वो एक्सपोज हो जाएगी। क्या करेगा HCl, कैसे पेप्सिनोजिन को पेप्सिन इनके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, HCl ने क्लिपिंग ऑफ करनी है। क्या करनी है, क्लिपिंग ऑफ करना है। किसको क्लिपिंग ऑफ करना है, मॉलिक्यूल के स्मॉल पोर्शन को, स्मॉल पोर्शन